हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी तक हम लोग क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज वाली प्लेलिस्ट है उसमें चैप्टर 4 डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ये जो चैप्टर 5 है आपका ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यानी कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के कौन कौन से मोड्स होते हैं, किस तरह से हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम बिजनेस के मीडियम या मोड्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई बिजनेस क्या होता है। ठीक है, ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो जब हम बिजनेस को कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स या कंप्यूटर की मदद से हम किसी भी तरह का बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? ई बिजनेस कहलाता है। और इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो ई बिजनेस हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस। ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंप्राइजेस वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड फंक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ई कॉमर्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो अगर हम बात करें तो ई बिजनेस हमारा ये पूरा ओवरऑल है, जबकि ई कॉमर्स ये छोटा सा है जो कि ई बिजनेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ई बिजनेस हमारा एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि ई कॉमर्स कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन विथ इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वो फर्म्स का इंटरेक्शन कराती है कस्टमर से या सप्लायर से इंटरनेट के थ्रू। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स, जबकि ई बिजनेस जो है केवल ई कॉमर्स को ही नहीं इंक्लूड करता बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस। इसमें और भी सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। तो ई बिजनेस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें बस क्या होता है कि कस्टमर का बिजनेस से इंटरेक्शन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ई बिजनेस इज देयरफॉर क्लियरली मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। तो अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो उसका मतलब केवल इंटरनेट पे सेल करना या परचेस करना ही नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस। जबकि ई कॉमर्स का मतलब क्या है? सिर्फ ऑनलाइन देख करके बिजनेस पे सेल या परचेस करना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। तो अगर हम ई बिजनेस के स्कोप की बात करें तो ये इसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है तो इसका स्कोप भी ज्यादा होगा। तो पहला है हमारा बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस हो रहा है तो वही क्या कहलाता है? बी टू बिजनेस। दूसरा है हमारा बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा है हमारा सी टू सी यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। चौथा है हमारा इंट्रा बी यानी इंट्रा बिजनेसेस। ठीक है, तो चलिए चारों का मतलब समझते हैं। पहला है हमारा बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी कॉमर्स शॉर्ट फॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स is a term that refers to any type of business that happens between two companies online। यानी कि दो तरह की कंपनीज या दो तरह के बिजनेस का ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है वही क्या कहलाता है? बी टू बी बिजनेस कहलाता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, बी टू बी कॉमर्स इज द ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस। तो बिजनेसेस के अंदर कोई भी ऑनलाइन सेलिंग करना गुड्स का या सर्विसेज का वही क्या कहलाता है? बी टू बी कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस ट्रांजेक्शंस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें बहुत से ट्रांजेक्शंस होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, सच एज ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है, प्रोडक्शन को मॉनिटर करना, कंपोनेंट्स को डिलीवर करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पे हम कस्टमर और बिजनेस की बात कर रहे हैं। बी टू सी और बिजनेस टू कस्टमर इज अ टाइप ऑफ कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन विच बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स। तो एक बिजनेस डायरेक्टली जब अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करता है तो वही क्या कहलाता है? बिजनेस टू कस्टमर कहलाता है। ठीक है,
इट इज कॉमनली नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे करते हैं तो वो हमारा क्या है, बिजनेस टू कॉमर्स है, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन परचेज करते हैं डायरेक्टली उस बिजनेसमैन के पास जा करके, ठीक है, ऑनलाइन। It provides a customer 24/7 ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज। तो इसमें हम चाहे जब ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, 24/7 ये फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर टू कस्टमर। अब यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई सामान हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम उसको OLX पे बेच देते हैं या eBay पे बेच देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कस्टमर टू कस्टमर कहलाता है, क्योंकि हम एक कस्टमर है, ठीक है, और हम ही दूसरे को बेच रहे हैं, तो वो कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस हो जाता है। तो C2C इज अ बिजनेस मॉडल दैट अलाउज कंज्यूमर टू बाय एंड सेल डायरेक्टली बिटवीन ईच अदर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कस्टमर आपस में एक दूसरे से परचेज या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग बुक्स और क्लोथ्स, और या फिर हमारी OLX की जो साइट है वो उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं। eBay एक साइट है, उससे हम कस्टमर टू कस्टमर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा बी, यानी कि इंट्रा बिजनेस। इंट्रा बी कॉमर्स रिफर्स टू द बिजनेस विच टेक्स प्लेस बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम फर्म। तो एक ही फर्म में रह करके जब आपस में लोग बिजनेस करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इंट्रा बी कॉमर्स कहलाता है। इट में इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट दैट बिलोंग्स टू द सेम फर्म। तो एक ही फर्म में दो अलग अलग डिपार्टमेंट का इंटरेक्शन होना ही क्या कहलाता है, इंट्रा बिजनेस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है नए प्रोडक्ट्स की। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शंस लाइक इंटरेक्शन एमंग डिपार्टमेंट्स, ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जब एक ही फर्म में रह करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उसी तरह के बिजनेस को कहते हैं इंट्रा बिजनेस, ठीक है। तो आई होप आपको चारों समझ में आ गया होगा, B2B भी, B2C भी, C2C भी और इंट्रा बिजनेस भी, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ई बिजनेस के। तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। 24 घंटा हम कभी भी मतलब परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये और करना आसान होता है यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करना। तो पहला ही देख लेते हैं हम, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो इस बिजनेस को करने के लिए बहुत आसानी से हम इस बिजनेस से जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम ये बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके। द फॉर्मेशन ऑफ ई बिजनेस इज रिलेटिवली वेरी इजी टू स्टार्ट एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेसेस, ठीक है। तो ई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस, यानी कि द इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 डेज अ ईयर। यानी कि हम पूरे साल या कभी भी मतलब 24 घंटे में कभी भी हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये चीज है, ये बेनिफिट होता है ई बिजनेस का। बिजनेस इज गोइंग ऑन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हमारा बिजनेस रन कर ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटीज तो बंद होती नहीं है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल, इट ऑफर्स द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। हम कभी भी किसी भी बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ई बिजनेस का। और अब हम बात करते हैं स्पीड की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट इज वेरी फास्ट। तो ये हम सबको पता है कि इंटरनेट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में ट्रांसफर होती है एक दूसरे से, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री या स्टेट का हो, वो बहुत ज्यादा स्पीड, हाई स्पीड में ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन हमारी अगर हम इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रीच और एक्सेस। तो इंटरनेट पे कोई भी चीज अगर अपलोड की जाती है तो उस पर ग्लोबल रीच मिलता है, एक्सेस मिलता है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी बैठ करके बिजनेस हमारा देख सकता है, हमारा सामान मंगा सकता है, ठीक है। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज ऑन द वन हैंड। तो उस इंटरनेट की कोई बाउंड्री तो है नहीं। It allows the seller an access to the global market and it also provides freedom to the buyer to choose product from almost any part of the world. तो पूरे वर्ल्ड में हम किसी भी जगह से कोई भी सामान मंगा सकते हैं, एक्सेस हम कर सकते हैं किसी के भी बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट टवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी।
तो जब हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो हम ऑनलाइन ज्यादातर पेमेंट भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पेपरलेस हो जाती है सोसाइटी, क्योंकि पेपर का यूज कम होता है। ऑनलाइन बिल भी जनरेट हो जाते हैं, ऑनलाइन इनवॉइस मिल जाता है, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, तो पेपर का यूज ना के बराबर होता है ई बिजनेस के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि पेपरलेस सोसाइटी बनाने का ये एक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो अब इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं, सामान पसंद करते हैं, तुरंत पैसा देते हैं और तुरंत सामान हमको मिल जाता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन या ई बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे हम पहले ऑर्डर करते हैं और 2-3 दिन लग जाते हैं हमारे पास वो ऑर्डर आने में, जबकि हम पैसा तुरंत पेमेंट कर चुके होते हैं, तब भी हमें तुरंत सामान नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारी पीपल रेजिस्टेंस। तो कोई भी चीज आपको पता ही है कि समाज में या सोसाइटी में जब कोई नई चीज आती है तो लोग जल्दी उसको ज्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं, आसानी से उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स causes stress and a sense of insecurity. That is why people resist entering into e-business. इसीलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं उनका पैसा चला जाए और सामान ना आए, तो ये सारी चीजों का उनको डर रहता है, तो पीपल इसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लो पर्सनल टच। नो डाउट ई बिजनेस इन्वॉल्व्स हाई टेक्नोलॉजी बट इट लैक्स इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो हमें पता है कि हमारा जो ई बिजनेस है वो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का है, मतलब, लेकिन फिर भी हम पर्सनल टच नहीं दे पा रहे हैं, यानी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है एक कस्टमर का सप्लायर से। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बावजूद कैश वहां पे उनको मिलता ही नहीं है। ठीक है, जिनको हम पेमेंट कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसी फेक एप्स आ जाती है जिनके थ्रू लोग पेमेंट भी कर देते हैं और सामान भी नहीं मिलता। तो इन सारी चीजों का दिक्कत रहता है। ठीक है, हैकर्स भी होते हैं जो हैक कर लेते हैं फाइनेंशियल डिटेल, तो ये सारा इश्यूज भी रहता है, तो हम बोल सकते हैं ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा हाई रिस्क। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि एक इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है एक कस्टमर का सप्लायर से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाई रिस्क होता है पार्टीज के बीच में, क्योंकि कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी जो हम पहले करते थे वो ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, जबकि हमारा जो ई बिजनेस है इसको हम बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी लो इन्वेस्टमेंट में। हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो द पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट फिजिकली। तो अगर हम परचेज या सेल कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में तो हमें फिजिकली होना जरूरी है, कि हम कस्टमर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए सामान खरीदने के टाइम पे। लेकिन अगर हम ई बिजनेस की बात करें तो उसमें फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी किसी के भी बिजनेस में कोई भी चीज परचेज कर सकता है। ठीक है, उसके लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती किसी पर्सन की। नेक्स्ट है हमारी नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स मार्केट इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पे हमें एक मार्केट की जरूरत होती है प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स के लिए, लेकिन ई बिजनेस के लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, और यहाँ पे कोई भी फिजिकल नीड की जरूरत नहीं होती, कैपिटल बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएरीज के थ्रू रिलेशंस बिल्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है एक बिजनेस का उसके कस्टमर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट रिक्वायर मोर टाइम फॉर इंटरनल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है, जबकि यहाँ पे आसानी से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हायरार्की द प्रोसीडिंग्स रीचेस फ्रॉम टॉप टू मिडिल एंड बॉटम टू द मैनेजर। लेकिन यहाँ पे कोई इट डज नॉट इंक्लूड एनी हायरार्की। तो यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं होती कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, या ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं होता ट्रेडिशनल बिजनेस में, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल ही फ्लैट होता है। द चांस ऑफ पर्सनल टच इज मोर। तो यहाँ पे पर्सनल टच का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है एक सेलर का कस्टमर से, जबकि यहाँ पे कोई पर्सनल टच नहीं हो पाता। ठीक है,
क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इसलिए पर्सनल टच भी नहीं होता। सच चांसेस आर मोर बिफोर सेल, यहाँ पे सैम्पलिंग के चांसेस जो है वो सेल से पहले होते हैं, जबकि यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग की, कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आउटसोर्सिंग की बात करते हैं हम। इट रिफर्स टू द ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो हमें कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए हम अगर आउटसोर्सिंग यानी कि कहीं बाहर से कोई सर्विसेज ला रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है, आउटसोर्सिंग यानी बाहर से कोई सोर्स हम ले रहे हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू एन आउटसाइड एजेंसी और बिजनेस फर्म इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे नॉर्मली नॉन कोर एक्टिविटीज की बात होती है आउटसोर्सिंग में। अब मतलब समझते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज का। तो नॉन कोर एक्टिविटीज ऐसी होती है, सपोज दैट हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर का कोई काम जो हम करते हैं उसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो हमारा स्पेशल वर्क है। लेकिन सपोज दैट हमें अपने यहाँ फर्नीचर का बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ अपने यहाँ कोई अकाउंटेंट रखना है, ठीक है, जो अकाउंट्स को मेंटेन कर सके हमारा, तो उसमें हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो उसके लिए हम कोई बाहर से अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग कहलाएगा, या फिर वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाएगी, नॉन कोर एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस हम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस तो हम फर्नीचर का कर रहे हैं, अकाउंटेंट के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज टू आउटसाइड एजेंसीज ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो होता क्या है कि दूसरी कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और उनकी सिक्योरिटीज एजेंसी से सिक्योरिटी के लिए लोगों को बुलाती हैं। ठीक है, यही क्या कहलाती है, आउटसोर्सिंग कहलाती है। चलिए अब इसका नेचर देखते हैं। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। तो आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। तो हम नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को ही आउटसोर्स करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम बाहर से मदद लेते हैं, वही क्या कहलाती है, आउटसोर्सिंग कहलाती है। ठीक है, या नॉन कोर एक्टिविटीज कहलाती हैं। प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैपिटिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। तो ये जो आउटसोर्सिंग का प्रोसेस होता है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीड फॉर आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अटेंशन हमें फोकस करना है, और ये सीधी सी बात है कि हमारे पास हर चीज का नॉलेज नहीं हो सकता। हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ उसी का हमारे पास नॉलेज होगा, तो इसलिए हमें बाहर से किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा ही और चीजों के लिए, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनका नॉलेज नहीं भी है उनकी भी। ठीक है, तो ये एक्सीलेंस या अपने बिजनेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भी हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत होती है, और इससे हमारी कॉस्ट भी रिडक्शन होती है, क्योंकि अगर हम किसी से कंपनी के थ्रू हेल्प लेंगे तो हमारी कॉस्ट कम लगेगी एज कम्पेयर टू हम किसी को भी रख लेंगे तो। ठीक है, तो ग्रोथ थ्रू अलायंस, तो इससे हमारी ग्रोथ भी होती है। फ्लिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सही कर लीजिएगा। तो या इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जो उस वर्क में स्पेशलाइज्ड है, उसको ज्यादा नॉलेज है, अगर हम उसको रख रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू बुला करके उसकी मदद ले रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस भी इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे भेज दूंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।